नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका करंट अफेयर डिस्कशन में। आज दिनांक 23 जुलाई 2023 है। इसमें हम द हिंदू के, इंडियन एक्सप्रेस के, पीआईबी के और बाकी न्यूज़पेपर्स के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर और साथ में उसका स्टैटिक पार्ट एज वेल एज दी यूपीएससी ने जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे हैं उनको डिस्कस करेंगे। पहली न्यूज़ बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। आज पेरेंट्स डे सेलिब्रेट किया जा रहा है, नेशनल पेरेंट डे 23 जुलाई को, और ये ऑब्जर्व किया जाता है हर एक 4th संडे को जुलाई के महीने में। और इसका उद्देश्य क्या है? जितने भी पेरेंट्स हैं जिन्होंने बहुत अच्छा रोल प्ले किया, ऑल्दो सारे ही पेरेंट्स अच्छा रोल प्ले करते हैं बच्चों की ज़िंदगी बनाने में, और उनका जो लव है बिल्कुल अनकंडीशनल होता है। आपने देखा कि मदर का, फादर का जो लव होता है उसमें कोई कंडीशन अटैच नहीं होती, जबकि आपके फ्रेंड्स और बाकी लोगों में जो लव होता है उसमें कुछ कंडीशन हो जाती हैं। और जो सेक्रीफाइस करते हैं हमारे लिए, सबके लिए, वो किसी भी कैसे भी उसको नापा ही नहीं जा सकता। बहुत ही अच्छी खबर है, और हमें अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, और ये एक अच्छा मैसेज यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए। ओके, चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। नेक्स्ट न्यूज़ इन्वेसिव वीड से रिलेटेड है, जो कि एलिफेंट हैबिटाट को काफ़ी नुकसान पहुंचा रही है। कि इन्वेसिव स्पीसीज है लुडविका पेरुवियाना, जो कि बहुत ही फास्टली ग्रो करती है जहाँ पे ग्रासलैंड एरिया है तमिलनाडु के कुछ रीजन्स में, और जिसमें ये जो लोकल स्वैम्प है वायल्स, कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि वायल्स वाज न्यूज़, तो वायल्स क्या लोकल स्वैम्प है, और वहाँ पे लुडविका पेरुवियाना एक इन्वेजिव स्पीसीज है। और ये कहाँ से आई है? ये साउथ अमेरिका, पेरू और सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज से है, और ये यहाँ के एलिफेंट को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचा रही है। अब इन्वेसिव स्पीसीज पे ही देखो, यूपीएससी ने 2023 में ही क्वेश्चन पूछा है कि इन्वेसिव स्पीसीज स्पेशलिस्ट ग्रुप बिलोंग्स टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन। तो ये IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ द नेचर, ये इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट न्यूज़ से पहले हम यहाँ पे जो एलिफेंट का हुआ था, हम एलिफेंट के ऊपर भी यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा, उसको डिस्कस कर लेते हैं। 2020 में क्वेश्चन पूछा था कि पहला ऑप्शन है लीडर ऑफ एलिफेंट ग्रुप इज़ फीमेल, मान लो आपको नहीं पता है। नेक्स्ट आते हैं मैक्सिमम जेस्टेशन पीरियड कैन बी 22 मंथ, आप इसको गैस कर सकते हो कि हो भी सकता है। एलिफेंट कैन नॉर्मली गो ऑन कामिंग टिल द एज ऑफ 40 ईयर्स ओनली। देख रहे हो, काफ़ी एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, तो इसको हम एलिमिनेट कर सकते हैं। अमोंग द स्टेट ऑफ इंडिया हाईएस्ट एलिफेंट पॉपुलेशन इज इन केरला, ये फैक्ट बेस्ड आपको पता होना चाहिए कि केरला में नहीं, कर्नाटका में हाईएस्ट पॉपुलेशन है। तो आपका ये ऑप्शन भी गलत हो जाता है। तो ऑप्शन क्या बचा आपके पास? 1 और 2। और अगर आपको ये पता होता है कि लीडर फीमेल है तो आप एक पे पूरा श्योर हो जाते, बट आप 3 को एलिमिनेट कर सकते हो, 4 एक फैक्ट बेस्ड है, तो इसका ए आंसर होता है। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। नेक्स्ट न्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने भूमि सम्मान अवार्ड दिए हैं, जो कि ऑर्गेनाइज किए गए थे मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा न्यू दिल्ली में। ये भूमि सम्मान अवार्ड है क्या? ये वो अवार्ड है जो एक्नॉलेज करता है और इनक्रेज करता है जिन्होंने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस की है, क्योंकि गवर्नमेंट का एक प्रोग्राम है दिल RMP, डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम। जो लैंड रिकॉर्ड्स हैं उनको मॉडर्नाइज करना चाह रहे हैं, उनको डिजिटाइज करना चाह रहे हैं, कंप्यूटराइज करना चाह रहे हैं, वो प्रोग्राम है। उसमें जिन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी है उनको भूमि सम्मान अवार्ड दिया। और कौन से स्टेट ने फर्स्ट रैंक की? मध्य प्रदेश ने फर्स्ट पोजीशन की है, जिसके 15 डिस्ट्रिक्ट ने 100% अचीवमेंट, जिनके लैंड रिकॉर्ड्स को पूरा कंप्यूटराइज कर दिया। और ये एक बहुत अच्छी चीज़ है जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, हमारा डिफरेंट टाइप का फेडरलिज्म है ना, कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, पहले सेंट्रलाइज फेडरलिज्म था, फिर कॉन्फ्लिक्टिंग फेडरलिज्म भी था, लेकिन अभी कोऑपरेटिव और कॉम्पिटिटिव चल रहा है, जिसमें सबका साथ सबका विकास, जो कि हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का नारा भी है। तो ये दिखाता है, क्योंकि जब स्टेट्स और सेंटर दोनों आपस में मिलकर करते हैं और जिससे सबका फ़ायदा होता है, वहीं पे हमारा फेडरलिज्म स्ट्रॉन्ग होता है। फेडरलिज्म होता क्या है? फेडरलिज्म इज़ शेयरिंग ऑफ द पावर बिटवीन द सेंटर एंड दी सब यूनिट्स। ये डायरेक्टली कॉन्स्टिट्यूशन से ड्राइव करते हैं। ऑल्दो इंडिया ट्रू फेडरलिज्म नहीं है, ट्रू फेडरलिज्म यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है। इंडिया को KC वीरे के द्वारा क्वासी फेडरलिज्म बोला जाता है, कुछ हमारी सेंट्रलाइज टेंडेंसी है, कुछ हमारी फेडरलिज्म वाली टेंडेंसी। और फेडरलिज्म बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन थी ना केशवानंद भारती केस में, उसका पार्ट है फेडरलिज्म। चलते हैं नेक्स्ट, इसी से रिलेटेड है, जहाँ पे जो DIL RMP, डिजिटल लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम, इसके कुछ फीचर डिस्कस कर लेते हैं। ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम कौन सी होती है? जिसमें 100% सेंटर की तरफ से फंडिंग जाती है और उसको इम्प्लीमेंट भी सेंटर करता है। और दूसरी होती है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, जिसमें डिफरेंट रेशियो होता है। नॉर्मल स्टेट के लिए 60-40 होता है, हिमालयन और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के लिए 90-10, 90 स्टेट सेंटर देता है, 10 स्टेट के द्वारा। और जो यूनियन टेरिटरी होते हैं विदाउट लेजिस्लेचर, उनके लिए 100% सेंटर की तरफ से ही जाता है। तो ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा इंप्लीमेंट की जा रही है।
उद्देश्य क्या है कि जो लैंड रिकॉर्ड्स हैं काफ़ी स्टेट में उनको एक इंटीग्रेटेड किया जाए ताकि लैंड की इन्फॉर्मेशन को एक जगह पे देखा जाए। और लैंड इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम एक पोर्टल है, वहाँ पे सबको रजिस्टर किया जाता है। ये जितना भी लैंड रिकॉर्ड का डाटाबेस है उसको प्रोसेसिंग करता है, बैंक्स के साथ में शेयरिंग, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ में, सर्कल के साथ में। इनके साथ में क्यों करनी पड़ती है? क्योंकि लैंड के ऊपर फॉर एग्जांपल फार्मर्स को कोई लोन लेना है तो उनको डिफ़िकल्टी नहीं होगी डॉक्यूमेंट्स में, तो डायरेक्टली उनके पास एक्सेसिबिलिटी होगी कि उनके डाटा चेक कर सकते हैं और उनको इजीली लोन मिल सकता है, जो कि एक फार्मर्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्रेडिट मेजर कंपोनेंट क्या है इसके? कंप्यूटराइजेशन करना, क्योंकि अभी सारा रिकॉर्ड्स मेनली पेपर्स पे है और उसके कारण रिकॉर्ड मिसिंग होने के चांस होते हैं। तो लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी के लिए ठीक है। सर्वे करना, सर्वे में अभी आपने थोड़े दिन पहले सुना होगा पीएम स्वामित्व स्कीम चल रही है, ये मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती की है। इसमें तो बेसिकली जो घर हैं लोगों के गांव में उनको ड्रोन के द्वारा मैपिंग की जा रही है और उनको इंडिविजुअल को आइडेंटिटी कार्ड दिया जाएगा कि उसकी ओनरशिप है। तो उसी तरह जो भी सर्वे किया जा रहा है ये एग्रीकल्चर लैंड के लिए है और जो ओनरशिप है उसके लिए, और उसका रीसर्वे होगा, दोबारा चेक किया जाएगा, कंप्यूटराइजेशन करना ताकि इंडिविजुअल को एक डिफरेंट आईडी मिल जाए, उसके ऊपर वो अपने क्रेडिट ले सकता है। नेक्स्ट न्यूज़, कैप्टिव ब्रीडिंग जो वल्चर थे इंडिया में काफ़ी जगह पे वल्चर ब्रीडिंग सेंटर है, उस पहले उनको कैप्टिव वहाँ पे पाला जाता है, उसके बाद उनको वाइल्ड में छोड़ दिया जाता है, फिर चेक किया जाता है कि वो सर्वाइव कर रहे हैं नहीं कर रहे। तो अभी 8 जो क्रिटिकली इंडेंजर्ड ओरिएंटल वाइट बैक्ड कैप्टिव ब्रीड थे उनको रिलीज़ किया गया। कहाँ से? जटायु कंजर्वेशन सेंटर है हरियाणा के पिंजौर में, और उसके अलावा बाकी जगह भी कंजर्वेशन सेंटर हैं, जैसे हरियाणा में, मध्य प्रदेश में, वेस्ट बंगाल में, असम में। और ये किसके द्वारा मॉनिटर किए जाते हैं? बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, ये एक एनजीओ टाइप में है। ये हमेशा मतलब पक्षियों को और इनको जान बचाने में और इसको रिसर्च करने में एक नोडल एजेंसी भी है। जब भी एशियन अमेरिकन या जो भी रिसर्च करते हैं बर्ड्स के ऊपर, तो BNHS जो बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी है ये हमेशा एज ए नोडल ग्रुप काम करती है। और इनको वल्चर्स को खतरा किससे था? इनको खतरा था एक डाइक्लोफिनाक, एक बैंड ड्रग है, इसको अभी तो बंद कर दिया। इससे क्या होता था, जो नॉर्मली एनिमल्स को दी जाती है, चाहे उनकी मिल्क की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए या कोई ट्रीटमेंट के लिए, और जो भी एनिमल जब मर जाते हैं तो उसके बाद वल्चर तो हमेशा डेड एनिमल पे सर्वाइव करते हैं, तो जब ये खाते थे तो इनका किडनी फेलियर हो जाता था डाइक्लोफिनाक से, तो गवर्नमेंट ने इसको बैन कर दिया था। और इसके ऊपर भी रिक्वेशन डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा था कि डाइक्लोफिनाक क्या है। अब यहाँ पे मैंने पूरा चार्ट लगा दिया कि जितने वल्चर पाए जाते हैं उनका स्टेटस क्या, जैसे ओरिएंटल वाइट बैक्ड का क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, सिलेंडर वाले का क्रिटिकली इंडेंजर्ड, रेड हेडेड का क्रिटिकली इंडेंजर्ड, लॉन्ग बिल्ड वल्चर ये भी क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, इजिप्शियन, ई से आप कनेक्ट कर लो, इजिप्शियन इंडेंजर्ड, हिमालयन नियर थ्रेटेंड। ये आप किसी भी एक्रोनिम के द्वारा याद कर सकते हो, इसलिए मैंने पूरा चार्ट यहाँ पे लगा दिया। नेक्स्ट न्यूज़, श्रीलंका और इंडिया, अभी श्रीलंका के प्रेसिडेंट का इंडिया में विजिट है, तो उसी से रिलेटेड है कि जो रुपी को अपने लोकल करेंसी में यूज़ कर सकते हैं। थोड़े दिन पहले यूएई के साथ हमने सिमिलर साइन किया कि लोकल करेंसी को यूज़ किया जाए। इसके मल्टीपल बेनिफिट्स हैं कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट अच्छा होगा, क्रेडिट होगा, लोगों को ट्रांजैक्शन कॉस्ट की पे नहीं करना पड़ेगा, इंटरमीडिएट करेंसी है जैसे डॉलर है, काफ़ी ज़्यादा वर्चस्व वर्ल्ड में इसका, वो कम हो जाएगा, डी डॉलराइजेशन की तरफ वर्ल्ड मूव कर रहे हैं, तो उसमें भी है, और आपस में ट्रेड और बाकी लिंकेजेस बढ़ जाएंगे। सेकंड न्यूज़ हमारी INS किरपान से, ये इंडियन नेवी की एक शिप है जिसको डीकमीशन किया जाता है। डीकमीशन क्या होता है? पहले शिप को कमीशन किया जाता है, फिर वो अपनी सर्विसेज देता है पूरी, जितने साल तक वो पूरी ऑपरेशन रहती है, और जब उसकी ऑपरेशन कैपेबिलिटी थोड़ी कम हो जाती है उसको डीकमीशन किया जाता है। और ये शिप हमने वियतनाम को दिया। अब आप सोच रहे हो कि डीकमीशन वाली वियतनाम को क्यों दे रहे हैं? क्योंकि हम भी बाकी कंट्रीज से बिल्कुल नई शिप नहीं लेते, पहले उसको यूज़ किया जाता है वहाँ पे, उसके बाद ही हम परचेज करते हैं। उसी तरह हमने वियतनाम को ये INS किरपान दी है, जिससे हमारे वियतनाम के साथ में रिलेशन भी अच्छे होंगे, क्योंकि वियतनाम के रिलेशन चाइना के साथ में अच्छे नहीं है, तो होता है ना कि दुश्मन हमारा दोस्त, तो वही वाली बात है। और वियतनाम काफ़ी एक स्ट्रेटजिक लोकेशन भी है जो साउथ चाइना सी के पास में पड़ता है और इंडिया की क्लोज प्रोक्सिमिटी में है। और रिसेंटली कोविड-19 के टाइम भी इंडिया वियतनाम ने आपस में बहुत ज़्यादा कोऑपरेशन किया था, जो कि हेल्थ वाले सेफ्टी इक्विपमेंट्स के लिए, ड्रग्स के लिए, जो प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट थे हमारे मेडिकल स्टाफ के लिए, तो इंडिया वियतनाम के रिलेशन यहाँ पे अच्छे हैं। ये काफ़ी दर्दनाक न्यूज़ है, जो कि मीती कम्युनिटी है, मीती, नागा और कुकीज़ के बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है मणिपुर में, तो उससे ये हो रहा है कि उनको मिज़ोरम भी छोड़ना पड़ रहा है। मतलब एक ये देखो कि एक स्टेट में सेफ़ ही नहीं है, इवन इम्फाल में वो सेफ़ नहीं है, तो दूसरे कंट्रीज़ में जा रहे हैं, दूसरे स्टेट में जा रहे हैं, सॉरी। और इनको कंपेयर किया जा रहा है जो चीन की कंडीशन है म्यांमार में, कितना उनके ऊपर वहाँ पे
एक्सप्लोटेशन हो रहा है, वायलेंट एक्टिविटीज़ की जा रही हैं। और दूसरा चीन कुकीज़ बांग्लादेश में, मतलब उनके साथ कंपेयर किया जाने लगा वर्ल्ड कम्युनिटी के द्वारा। तो इसको जल्दी से सोल्व करने की ज़रूरत है, अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी। नेक्स्ट न्यूज़, सेंटर कुछ अमेंड करना चाह रहा है असेंबली सीट्स को, जो कि पीओ की पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर से डिस्प्लेस लोग हुए थे और जो कश्मीरी माइग्रेंट जब आपस में डिफरेंट रिलीजियस कम्युनिटीज़ के बीच में जब कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ उस टाइम पे जो कश्मीरी पंडित माइग्रेंट हो गए थे, तो उनके लिए सरकार चाह रही है कि इनके लिए सीट्स की जाएं रिजर्व। और ये कौन करेगा, नॉमिनेट की जाएंगी वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर के द्वारा। तो यही न्यूज़ थी, गवर्नमेंट इसको अमेंडमेंट करना चाह रही है। और 2019 में हमने जो अमेंडमेंट किया था उसके बाद में इंडिया का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन JNK पे लागू होता है। 370 का जो स्पेशल स्टेटस था उसको रिवोक कर दिया। अब थोड़े दिन पहले यहाँ पे लैंड से रिलेटेड भी एक था कि लैंड के काफ़ी लॉज को बदला गया है। ऑल्दो वहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज़ का एलिगेशन है कि ये हमारे एरिया में आउटसाइडर को इंट्रूड करने का मतलब गवर्नमेंट का प्लान है, बट अल्टीमेटली अगर डेवलपमेंट लाना है तो क्योंकि कश्मीर इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया है तो इसमें कुछ अलग रूल नहीं हो सकते, इसलिए गवर्नमेंट ने इसको रिवोक किया था। नेक्स्ट न्यूज़ भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वीमेन एम्पावरमेंट इंडेक्स है। वीमेन एम्पावरमेंट इंडेक्स इसके द्वारा डेवलप किया जाता है, UN वीमेन एंड द UNDP UN डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसका उद्देश्य क्या होता है, जो वीमेन की मतलब उसकी कितनी पावर है, कितनी एम्पावरमेंट है और उसको कितनी फ्रीडम है अपनी चॉइसेस करने के लिए। फॉर एग्जांपल बॉडीली ऑटोनॉमी की UN बात करता है कि वीमेन को पूरा अधिकार है अपनी बॉडी के ऊपर, उसको एम्प्लॉयमेंट के लिए, उसको एम्पावरमेंट के लिए, उसको सोशल और पॉलिटिकल डिसीजन लेने के लिए, लाइफ में जितनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कितनी उसको चॉइसेस हैं, तो उससे रिलेटेड ये इंडेक्स होता है। और एक सिग्निफिकेंट माइलस्टोन होता है। कैसे? क्योंकि जब भी अगर पता चलेगा कि इस कंट्री में वीमेन इतनी एम्पावरमेंट है तो वहाँ पे पॉलिसी मेकिंग में या वीमेन की हालत ख़राब है तो पॉलिसी मेकिंग गवर्नमेंट उस पर ज़्यादा फोकस कर सकती है। और गवर्नमेंट की क्या प्रोग्रेस है जेंडर इक्वालिटी में? जेंडर इक्वालिटी क्या होता है कि मेन और वीमेन और बाकी जो अदर जेंडर ट्रांसजेंडर उनको एक समान दर्जा दिया जाए और एम्पावरमेंट ऑफ द वीमेन। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 5 में क्लियरली मेंशन है कि जेंडर इक्वालिटी और एम्पावरमेंट ऑफ द वीमेन को इंश्योर किया जाए। SDG कितने टोटल 17 गोल्स हैं और ये हमें 2030 तक कंप्लीट करना है, UN सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। इसमें सब कुछ आता है, हैंगर को एलिमिनेट करना है, जेंडर इक्वालिटी है, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप वाला है, क्लाइमेट चेंज है। अब पूरा चार्ट पढ़ सकते हो SDGs का। और ये वीमेन एम्पावरमेंट इंडेक्स इस 5 डायमेंशन को कवर करता है, जिसमें लाइफ एंड गुड हेल्थ है कि कैसी लाइफ है, उनकी हेल्थ अच्छी है कि नहीं, एजुकेशन का लेवल क्या है, नॉलेज है, स्किल बिल्डिंग हो गया, लेबर एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन। जैसे इंडिया में पीरियडिक लेबर फोर्स सर्वे रिलीज होता है, उसमें वीमेन को सिर्फ 25% के आसपास कंट्रीब्यूशन है, जबकि बहुत ज़्यादा होना चाहिए। वर्ल्ड बैंक के हिसाब से अगर वीमेन और मैन इंडिया में बराबर काम करेंगे तो GDP 3% से ज़्यादा बढ़ जाएगी। पार्टिसिपेशन डिसीजन मेकिंग, आप देख सकते हो कितने कल्चरल और सोशल नॉर्म्स होते हैं। जैसे पेट्रियार्की बहुत ज़्यादा इंट्रेंस्ड है कई सोसाइटी में, स्पेशली इंडियन सोसाइटी में, उसके कारण डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेशन नहीं हो सकता। एक ग्लास सीलिंग कंसेप्ट है जहाँ पे वीमेन को ऑल्दो आफ्टर लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन एजुकेशन अपॉर्चुनिटी बढ़ी है, जॉब अपॉर्चुनिटी बढ़ी है, मूवेबिलिटी बढ़ी है, बट फिर भी हायर लेवल पे नहीं पहुंच पाती। उसको ग्लास सीलिंग बोलते हैं कि एक इस टाइप की सीलिंग है जो दिखाई नहीं देती, बट जो टॉप डिसीजन मेकर वहाँ पे नहीं पहुंच पाती। फ्रीडम फ्रॉम द वायलेंस, अब वायलेंस का तो एग्जांपल थोड़े दिन पहले आप देखो कि मणिपुर में वीमेन को नेकेड परेड करवाया गया, तो कितना ज़्यादा हॉरेंडस सिचुएशन है, तो उससे कितनी वायलेंस है, उसी हिसाब से इस इंडेक्स को तैयार किया जाता है। यहाँ पे UN वीमेन का जिक्र किया था, हम इसके बारे में बात करते हैं। UN वीमेन है क्या? ये 2010 में इस्टेब्लिश किया था और डेडिकेटेड है किसके लिए? जेंडर इक्वालिटी के लिए और वीमेन को एम्पावरमेंट करने के लिए। इसी के साथ में एक सेडा है, एलिमिनेशन ऑफ द डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द वीमेन, इंडिया इसका पार्ट भी है। तो इसका पर्पज़ ये है कि जेंडर इक्वालिटी पे वीमेन का पार्टिसिपेशन इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ द लाइफ, चाहे वो सोशल एस्पेक्ट हो, चाहे इकोनॉमिक एस्पेक्ट हो, चाहे पॉलिटिकल हो। जैसे अभी देखो इंडिया में कितने नियर बाई 14% पार्लियामेंट में है, जबकि वर्ल्ड में एवरेज 25% है वीमेन का पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन में। और इसका उद्देश्य है कि एलिमिनेट करना जो भी डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है वीमेन के अगेंस्ट में, गर्ल्स में, ताकि वो डिसीजन मेकिंग में एक अच्छा योगदान करें और जेंडर पैरिटी और वीमेन एम्पावरमेंट ग्लोबली हम इंश्योर कर सकें। ये एक ब्रॉड थीम है UN वीमेन की। और कहाँ कहाँ में फोकस करता है वही चीज़ें, वायलेंस को एंड करना, क्योंकि वीमेन के अगेंस्ट में हर तरह के वायलेंस होते हैं, चाहे स्टेट लेवल पे देखो, चाहे इंटरनेशनल लेवल पे देखो। एक पॉलिटिकल साइंस में कहावत भी है कि वेयर आर द वीमेन, मतलब वीमेन तो मिसिंग है, क्योंकि वीमेन को हमेशा सबऑर्डिनेट पोजीशन दी जाती है। अभी तक सिर्फ 25 हेड ऑफ स्टेट
ही नॉमिनेट हुए हैं। जैसे इंडिया में आप देखोगे कितने प्राइम मिनिस्टर वीमेन हुई है, कितने प्रेसिडेंट वीमेन हुई है। सेकंड, वीमेन इकोनमी कि उनका इकोनॉमी में कितना कंट्रीब्यूशन, और पार्लियामेंट में जैसे मैंने आपको बताया कि पार्लियामेंट में इंडिया में 14% है, वर्ल्ड में 25% के आसपास है। वीमेन की लीडरशिप और पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन में दिक्कत ये आती है कि पॉलिटिकल पार्टीज और बाकी क्रिमिनल का कई बार नेक्सस पाया जाता है, और उस नेक्सस के कारण वीमेन वहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं कर पाती। और उसमें मल्टीपल फैक्टर होते हैं, जैसे सोशल फैक्टर, पेट्रियार्की के कारण हो गई, इकोनॉमिक फैक्टर क्योंकि कितनी ज़्यादा फंडिंग का इस्तेमाल किया जाता है वोट जीतने के लिए, और बैकग्राउंड देखो आप, फिर वीमेन बाहर आती है तो उसके ऊपर मल्टीपल सोशल ओब्लिगेशन होते हैं, ठीक है। फिर सोशल कल्चर होता है कि यहाँ पे वीमेन को बढ़ावा दिया जाए नहीं दिया जाए, जबकि स्कैंडिनेवियन कंट्रीज है, स्वीडन हो गया, डेनमार्क हो गया, इनमें कितना बढ़िया वीमेन का स्टेटस है, इसलिए इनका एचडीआई बहुत बढ़िया रहता है। जेंडर और क्लाइमेट चेंज ये भी इंटरलिंक है। कहावत है कि जब भी क्लाइमेट चेंज जितना ज़्यादा वर्ष होता जाएगा सबसे ज़्यादा वीमेन सफ़र करती है, क्योंकि वीमेन को बोला जाता है कंजर्वेशनिस्ट कि वो एनवायरनमेंट को कंजर्वेट करती है, बट मैन को बोला जाता है ये डिस्ट्रॉयर ऑफ द एनवायरनमेंट। और क्योंकि वीमेन हाउस होल्ड का काम करती है तो उसको डिपेंडेंट रहता है, जैसे लकड़ी लानी है जंगल से या बाकी चीज़ें हैं। अगर क्लाइमेट ज़्यादा वर्ष होगा, डिफॉरेस्टेशन ज़्यादा हो जाएगा तो वीमेन वैसे ही सफ़र करेगी। सेम कई बार क्लाइमेट चेंज रिलेटेड क्लाइमेट रिफ्यूजी आपने सुना होगा कि जैसे कोई आइलैंड कंट्री है, वहाँ पे सी लेवल ज़्यादा हो गया तो उनको वहाँ से डिस्प्लेस होना पड़ता है, तो उसके कारण भी वीमेन को बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है। जनरल डाटा इन द स्टेटिस्टिक्स, ये जितना भी इनके पास डाटा अच्छा होगा तो वर्ल्ड लेवल पे पॉलिसीज़ बढ़िया बनाई जा सकती हैं। नेक्स्ट न्यूज़ ये भी उसी वीमेन से रिलेटेड है कि जेंडर गैप को कम करने के लिए हमारे भारत ने क्या क्या इनिशिएटिव लिए हैं। काफ़ी इनिशिएटिव लिए हैं, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जो कि 2015 में हरियाणा के पानीपत से लॉन्च की थी, क्योंकि हरियाणा का सबसे कम सेक्स रेशियो उस टाइम पे 879 था, अभी तो इम्प्रूव हो गया 912 के आसपास आ गया। तो ये उसी के लिए थी कि ये किस तरह की लहर सोसाइटी में दौड़ी जाए, बिहेवियरल चेंज, नाज थ्योरी बोलते हैं इसको, कि लोगों को अपना बिहेवियर चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे लोगों ने सेल्फी विद डॉटर भी स्टार्ट किया था और ये बहुत अच्छा चला था। फिर कुआं पूजा, लड़की पूजा, ये काफ़ी इनिशिएटिव लिए गए थे, उसके कारण सेक्स रेशियो इंप्रूव हुआ। सेकंड, महिला शक्ति केंद्र, मतलब वीमेन को एम्पावरमेंट करने के लिए काफ़ी ज़्यादा उनको नई स्किल्स दी जाती हैं। राष्ट्रीय महिला को स्पेसिफिकली डेडिकेटेड क्रेडिट फैसिलिटी दी जाती है वीमेन को, ताकि वीमेन का एम्पावरमेंट इंश्योर किया जाए। सुकन्या समृद्धि योजना सरकार ने लॉन्च की थी, जिसमें 10 साल से छोटी बेटी, मतलब 2 गर्ल चाइल्ड होती है, उनका आप एक इंश्योरेंस टाइम में ले सकते हो। जब लड़की 21 साल की हो जाएगी तब वो पैसा निकाला जा सकता है और उसकी एजुकेशन पे या मैरिज पे उसको खर्च किया जा सकता है। फीमेल एंटरप्रेन्योरशिप, जैसे फीमेल ई हार्ट हैं, ट्राइबल में काफ़ी ज़्यादा इनिशिएटिव लिए जाते हैं। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी में फीमेल को एंटरप्रेन्योरशिप प्रोवाइड करने के लिए स्टार्टअप में भी देखा जाए तो अच्छी प्रोग्रेस है, 40% वीमेन हो रहा है स्टार्टअप में। और इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम है एज पर द वर्ल्ड रिपोर्ट्स। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, जो कस्तूरबा गांधी जो कि उनसे लिंक करके बालिका विद्यालय मतलब लड़कियों को पढ़ाने के लिए इनिशिएटिव लिया गया। यहीं से एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट किसके द्वारा रिलीज होती है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। और इसमें 4 डायमेंशन होते हैं। कई बार डायमेंशन पे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, जैसे 2019 में वर्ल्ड बैंक के ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के ऊपर क्वेश्चन था कि उसके क्या क्या इंडिकेटर्स हैं। तो ये डायमेंशन है हेल्थ एंड सर्वाइवल, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, एजुकेशन अटेनमेंट, इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी। वो ये कि कितनी बढ़िया हेल्थ है, सर्वाइबिलिटी क्या है, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट मतलब वीमेन कितना ज़्यादा पॉलिटिकली एम्पावर्ड है कि पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेशन करने में हर्डल तो नहीं आ रही। एजुकेशन अटेनमेंट, ऑल्दो इनरोलमेंट में इंडिया ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, स्पेशली इन हायर एजुकेशन, बट अभी भी और ज़्यादा स्कोप है करने का। इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन इन द अपॉर्चुनिटी, मतलब लेबर फॉर पार्टिसिपेशन बढ़ना चाहिए। यहाँ पे क्या होता है, जो स्कोर कैलकुलेट किया जाता है जैसे ही 0 और 1 के बीच में होता है। 1 हो गया मतलब परफेक्ट इक्वालिटी कि इक्वल हैं वहाँ पे मैन और वीमेन, और 0 होता है इनइक्वालिटी। अब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा बाकी न्यूज़, बाकी रिपोर्ट्स भी देख लेते हैं क्या क्या रिलीज़ की जाती है। जैसे एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स है, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट है, ग्लोबल आईटी रिपोर्ट है, जेंडर गैप रिपोर्ट है, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, ट्रेवल एंड टूरिज्म। ये आप किसी भी एक्रोनिम से याद कर सकते हो, क्योंकि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पे हर बार एक क्वेश्चन आता है। ये देखो यूपीएससी ने फिर एक क्वेश्चन पूछा है कि ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स किसके द्वारा रिलीज़ किया जाता है। तो सिंपल अगर आपको बता दो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, मतलब 2 मार्क्स आपको यहाँ पे फ्री के मिल गए। तो ये था हमारा आज का करंट अफेयर डिस्कशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।